माननीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में केंद्र की सरकार बनने के बाद इन जातियों की इस मुद्दे को उनकी बात रखी कि इनको 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसके लिए तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सरकार एक तरफ शराब पर से वैट घटाने की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ रोडवेज के किरायों में बढ़ोतरी की तैयारी है। अब सूबे के आर्थिक हालात को दुरुस्त करने के लिए किराए में इजाफे को तो एक पल के लिए माना जा सकता है, लेकिन तस्करी रोकने की दलील के साथ शराब सस्ती करना कहां तक जायज है, यही मुद्दा है जो जेरे बहस है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ जी लगातार बने हुए हैं। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव महर्षि हैं, कांग्रेसी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जुगरान जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी। साथ ही साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। जी हाँ साहब, पैसा जरूरी है विकास के लिए, जरूरी यह भी है कि पैसे की कमी को पाटने के लिए ठोस उपाय किए जाए, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे तरीकों पर देवभूमि उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है। उत्तराखंड सरकार की जर्जर आर्थिक हालत हमेशा से सुर्खियों में रही है। आप सोच सकते हैं कि 25,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ से दबे जिस सूबे की कुल कमाई करीब 16,000 करोड़ रुपए हो और उसे करीब 14,000 करोड़ वेतन भत्तों में खर्च करना पड़ता हो, तो वहाँ विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए राज्य सरकार बड़ी संख्या में चल रहे खनन कार्यों पर रॉयल्टी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि इस क्षेत्र से मोटा राजस्व वसूला जा सके। फिलहाल खनन से सरकार को सिर्फ 100 करोड़ की कमाई हो रही है। ठीक बात, लेकिन साथ ही एक और काम करने जा रही है सरकार, वो है शराब को सस्ता करना। जी हाँ, सरकार की मंशा है कि हर तरह की शराब पर लगने वाले वैट को घटाया जाए। दलील है कि इससे पड़ोसी राज्य हिमाचल और चंडीगढ़ से होने वाली शराब तस्करी रुकेगी। फिलहाल सरकार को शराब के कारोबार से करीब 750 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। ये दोनों योजनाएं कमोबेश तैयार हैं और इन्हें जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने एक और तैयारी की है, वो है रोडवेज किराए में बढ़ोतरी। ये योजना भी करीब करीब तैयार है। एक्साइज में भी हम कुछ चीजों को रैशनलाइज करेंगे, ठीक ढंग से लाएंगे, टैक्स को भी कम करेंगे और नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो तस्करी नहीं होगी और हमारी आय बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में गरीब लोग रहते हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए हम अभी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि परिवहन निगम को भी थोड़ा उसमें लाभ मिल जाए और गरीब आदमी को भी ज्यादा भार ना पड़े, तो उसमें कम से कम ही हम वृद्धि करेंगे। अब देवभूमि में शराब सस्ती होगी और रोडवेज किराए बढ़ेंगे तो विरोध तो होना ही है। तो ये काम सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ही शुरू कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध जो उत्तराखंड है, वहाँ पर
शराब नीति ऐसी हो जिसमें शराब को प्रोत्साहन मिले, वो उत्तराखंड के और यहाँ के युवाओं के हित में नहीं है। अब जब सत्ता पक्ष ही विरोध करेगा तो भला विपक्ष कैसे शांत रह सकता है। 800 करोड़ के लगभग हमारा राजस्व आता है शराब के माध्यम से, एक्साइज से, और उस 800 करोड़ में से 300 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि है जो हमको इंग्लिश वाइन के माध्यम से आती है। और ये अंग्रेजी शराब के माध्यम से जो हमारी राजस्व आती है, उस राजस्व को अगर ये 100 करोड़ में लेकर के आ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होगा। लेकिन हल्कान परेशान सरकार की भी अपनी दलील है। नहीं, बढ़ावा देने का क्या सवाल है? आप किसी को रोक लेंगे जो पी रहे हैं? तो ये बढ़ावा देने का प्रश्न नहीं, आय बढ़ाने का भी तो प्रश्न है। क्या कोई शराब पर बैन थोड़ी है? उत्तराखंड में बैन तो है नहीं। जब बैन नहीं तो कोई भी खरीद के पी सकता है। सुना आपने। अब आप समझते रहिए कि सरकार को संसाधन बढ़ाने की समझ अभी क्यों आई है। प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आबकारी नीति व खनन नीतियों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में जल्द शराब सस्ती हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, रसोई गैस में वैट बढ़ाकर और शराब में वैट कम करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि रसोई गैस आम जनता के लिए जरूरी है, शराब नहीं। कैमरामैन सोहन परमार के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। और सीधे चलेंगे राजीव महर्षि जी के पास, देहरादून स्टूडियो। राजीव जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके पीछे दलील दी जा रही है, जो शराब सस्ती हो रही है इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि साहब इससे तस्करी रुक जाएगी। अरे तस्करी आप नहीं रोक पा रहे, ये भी तो एक नाकामयाबी है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो राज्य है वो काफी उसके ऊपर परिव्यय है और ऋण जो है लगभग 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का ऋण इस राज्य के ऊपर है। और ऐसी स्थिति में कुछ कदम, कड़े कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो आमदनी के सारे स्रोत हैं वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए के हैं। बाकी पैसा हमें ऋण पर वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और दूसरे स्रोतों से हमें ऋण पे लेना पड़ता है। और मैं ये समझता हूं कि जो आज ऋण 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, वो आने वाले समय में जो है बढ़ता ही जाएगा और ये राज्य जो है ऋण के बोझ के नीचे जो है काफी आ जाएगा। इसलिए इस तरीके के कदम उठाना आवश्यक है, जैसा आप दिखा रहे हैं। इसमें जो है डिमांड एंड सप्लाई की बात भी होती है और बात सस्ती करने की नहीं है। बात यह है कि उससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व कैसे जुटे। नहीं, यहाँ पर अगर इस दिशा में एक कदम वैट कम किया जाएगा तो यहाँ पर राजस्व को तो नुकसान होगा, मोटा मोटा जो समझ में आता है। देखिए, आमदनी, मेरा कहने का मतलब है कि जो सेल है वो तो ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी। यदि वो आम आदमी की जो है रीच में होगा और वो उसको खरीद पाएगा तो निश्चित तौर पर जो है मैं समझता हूं कि उसमें जो है डिमांड एंड सप्लाई का जो सिंपल जो एक आर्थिक वो जो है इकोनॉमिक्स है वो उसमें अप्लाई होगी। जुगरान जी के पास चलेंगे। जुगरान जी, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, गले के नीचे उतरती है क्या? देखिए, ऐसा है, ये उत्तराखंड देवभूमि है और अगर आय के साधन बढ़ाने हैं, आप खनन पे और शराब को आय का साधन बनाने जा रहे हैं, तो उत्तराखंड को और ज्यादा पौंटी चड्ढाओं की आवश्यकता नहीं है। तो आप और पौंटी चड्ढाओं को आमंत्रण दे रहे हैं और जो है माफिया गिरी है इस पर एकल अधिकार वाला, मोनोपोली वाला काम कर रहे हैं। भाई, हमारे यहाँ तो 35 से 40 हजार पावर विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है इस स्टेट के अंदर और हम पूरे देश को, पड़ोसी राज्यों को बिजली बेच सकते हैं, इंडस्ट्री को बिजली बेच सकते हैं। ये पर्यटन प्रदेश है। स्विट्जरलैंड का मॉडल हमने अपनाया है पर्यटन के मामले में, आपदा में ऑस्ट्रेलिया का अपनाया है। तो हमारा फोकस जो है टूरिज्म पे हो, हमारा एनर्जी पे हो, ऊर्जा पे हो और भी जो बिक्री कर है, सेल टैक्स है, सेल टैक्स से इस प्रदेश को 8,000 10,000 करोड़ रुपए की आय जो है वार्षिक इनकम में इजाफा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ 80% जो है हम सेल टैक्स ले ही नहीं पा रहे।
बाजार में चले जाइए, कोई जो है आपको 1 नंबर की पर्ची काट के देने को राजी नहीं है, सब 2 नंबर की पर्ची देने को राजी है। और जो आम उपभोक्ता है, क्योंकि वैट इतना ज्यादा लगाया हुआ है आपने कि आम उपभोक्ता भी फिर बचता है, तो ये खनन और शराब को आय का स्रोत बनाकर सरकार जो है पौंटी चड्ढाओं को बढ़ावा दे रही है। अविकल जी, यहाँ पर गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रोडवेज का किराया बढ़ाया जा रहा है, लेकिन शराब सस्ती की जा रही है। समझ नहीं आता कि आखिर मंशा क्या है, रणनीति क्या है? अनुज जी, दरअसल उत्तराखंड सरकार कुछ मामलों में हिमाचल से बड़ी प्रेरित हो जाती है। शराब के मामले में तो कम से कम मैं ये मान रहा हूँ। टूरिज्म के मामले में वो हिमाचल से प्रेरित नहीं हुई, बागवानी के मामले में वो हिमाचल से प्रेरित नहीं हुई, चूंकि हिमाचल में शराब पर वैट 12.5% है। तो हमारी सरकार भी ये सोच रही है कि ऐसा करके हम कुछ राजस्व कमा सकते हैं शराब के जरिए। इसका यहाँ पर काफी विरोध भी होगा आने वाले कल में। सरकार को पता भी लगेगा कि जनता ने इसको किस नजरिए से लिया है। कायदे से बहुगुणा जी को इस समय कुछ खर्चों पर कटौती करनी चाहिए। उसमें आप जो गनर आपने बांटे में इसमें कटौती हो, विदेश यात्राएं जो आप कर रहे हैं इसमें कटौती हो, और जो भी हेलीकॉप्टर की खरीद की बात हो रही है, महंगी कारों की खरीद की बात हो रही है, मोबाइल और फोन के खर्चे जो मंत्रियों के हैं इस पे कटौती हो, अफसरों के मोबाइल और फोन के खर्चे पे कटौती हो। ये छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर इसमें आप कटौती करेंगे तो काफी आपका पैसे इकट्ठा हो जाएगा। जलपान पे मंत्रियों के कार्यालयों का खर्च देखिए बहुत है, मुख्यमंत्री के कार्यालय आवास का खर्च बहुत है। इन सब पे आप अगर छोटी छोटी कटौती करें तो ये आप पे एक बड़ा राजस्व का एक खर्चे बचाने का एक बड़ा साधन हो सकता है। दूसरी बात जो टूरिज्म की बात है, नेपाल जैसा बहुत सा छोटा सा देश की आर्थिकी पूरी टूरिज्म पे टिकी है, हांगकांग पूरे टूरिज्म पे टिका है, सिंगापुर पूरे की अर्थव्यवस्था पूरी पर्यटन पे है, स्विट्जरलैंड की है। ऐसी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो कई राज्य हिमालय राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे टिकी है। और अमिताभ जी, मुझे याद है आपने मेरे ख्याल से 2-1 महीने पहले कहा था कि हिमाचल अपनी टोपी सहित 700 या 600 करोड़ रुपए कमा लेता है। एक टोपी अगर हम बना ले तो उससे ही हम शराब से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। बद्रीनाथ का प्रसाद है, इसकी अगर हम ब्रांडिंग कर ले, बद्रीनाथ की मूर्ति है इसकी ब्रांडिंग कर ले तिरुपति की तरह, केदारनाथ जी की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की, ये हमारे परंपरागत स्रोत है आय के। इस तरफ ध्यान दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्थानीय लोगों को, और हमारी आय भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सरकार के कुछ बड़े लोग शराब माफियाओं और खनन माफियाओं के हाथ में खेल रहे हैं, और उनको केवल यही 2 सेक्टर ऐसे दिख रहे हैं जिससे लगता है कि अलादीन का चिराग इनके हाथ में आ जाएगा या कुबेर का खजाना इनके हाथ में आ जाएगा। बहुत अहम बात बोल रहे हैं अमिताभ जी। अविकल जी, देखिए, मैं तो हैरान हूं उत्तराखंड के राजनीतिक नेतृत्व की सामूहिक प्रज्ञा को देखकर। इतना प्रज्ञावान नेतृत्व तो मैंने देश के किसी सूबे में देखा नहीं भाई। खनन के मामले में सर्वदलीय एकता, देहरादून से लेकर दिल्ली तक, चाहे पर्यावरण का कुछ भी नुकसान हो जाए कोई चिंता नहीं। अब सबसे बड़ा आरोप जो उत्तराखंड की लीडरशिप पर लगता रहा वो ये लगता रहा कि 12 वर्ष में यहां का नेतृत्व तो यह भी नहीं खोज पाया, करना तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो खोज ही नहीं पाया कि हम अपने सूबे की यूएसपी क्या बनाना चाहते हैं। फ्लोरिकल्चर, रिलीजियस टूरिज्म, एनर्जी, हॉर्टिकल्चर, हर्ब्स, क्या यूएसपी बनाना चाहते हैं, दुनिया में ग्लोबल फोरम पर क्या बेचना चाहते हैं, अभी तक तय नहीं हो पाया। तो 12 बरस में जब ये तय नहीं हो पाएगा लड़के का नाम क्या रखेंगे तो बच्चा स्कूल कब जाएगा, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। और अब जैसा अविकल जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं, ले दे के हर सुबह से शाम आपकी नजर 2 ही बातों पर आके टिकती है कि दारू और खनन। आप लोगों को याद होगा, आप लोग तो मुझसे ज्यादा वाबस्ता हैं उस सूबे से, शराब के विरुद्ध यहां की महिलाओं ने कितना बड़ा आंदोलन चलाया एक दौर में, क्या छवि निर्माण हुई थी। सूर्यास्त एक कहावत आई थी, मैं कहावत नहीं कहूंगा, उस प्रदेश में इस बात की चिंता कि शराब सस्ती करो। कोई पंचामृत है क्या जिसको पीने से बहुत आनंद आएगा, क्यों शराब सस्ती हो। और
आर्थिक दृष्टि, नैतिक दृष्टि को छोड़ दीजिए कि देवभूमि है, ये भी तर्क छोड़ दीजिए, तो भी आर्थिक दृष्टि से भी अगर 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जैसा प्रकाश पंत कह रहे थे, तो 200 करोड़ का नुकसान क्यों स्वीकार किया जा रहा है? हाँ, उत्तराखंड जैसा छोटा सूबा जिसका बजट बहुत छोटा है, उसमें 200 करोड़ की कुर्बानी क्यों? किसके हित के लिए यह कुर्बानी? शराब